मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मिलिट्सा गर्ल। ये कहानी एक शिक्षक की है जो खुद को एक युवा खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख सका। तो बिना समय बर्बाद किए आइए कहानी की शुरू करते हैं। कहानी एक लड़की कैरो से शुरू होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कैरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहाँ लिखना उसका शौक बन गया है। जंगल से गुजरते हुए कैरो क्लास पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जॉनथन मिलर से होती है। जॉनथन एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए वह शिक्षक बन गया। कैरो जॉनथन की क्लास में आई। उन्होंने उसे पाठ्यक्रम की कुछ किताबें पढ़ने के लिए कहा, लेकिन कैरो ने पहले ही वे सभी किताबें पढ़ ली थी। फिर एक और लड़की विन्नी क्लास में आती है जो न केवल क्लास की छात्रा है बल्कि कैरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर जाती हैं। जॉनथन कैरो के सामान में एक वयस्क किताब देखते हैं। जॉनथन के दोस्त बोरिस भी यहाँ कॉफी लेने आते हैं। उन्होंने जॉनथन से वह किताब ली और पढ़ने लगे। बोरिस और जॉनथन दोनों ये देखकर चौंक गए कि यह जॉनथन की ही लिखी हुई एक किताब की कॉपी है। रात को जॉनथन अपनी पत्नी बेट्रिस का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है और बताता है कि आज क्लास में उनकी किताब एक छात्रा के पास थी। तभी बेट्रिस को उसकी दोस्त एमी का कॉल आता है, लेकिन कॉल के बाद बेट्रिस और जॉनथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, बेट्रिस को फिर से कॉल आती है और जॉनथन नाराज हो जाते हैं। अगले दिन वह ये सब बोरिस को बताते हैं। बोरिस उसका मजाक उड़ाता है। फिर वे दोनों कैरो को देखते हैं जो जंगल से आ रही होती है। पिछली रात से असंतुष्ट जॉनथन उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। वह कैरो से पूछता है, तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? कैरो का जवाब होता है, मैं ही उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूँ। ये सुनकर जॉनथन हंसने लगता है। स्कूल में विन्नी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि उसने ये जानबूझकर किया है। वह विन्नी से पूछता है, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो? विन्नी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही होती है और उसे कहती है, तुम पूरी तरह से पागल हो। फिर वे दोनों कैरो के घर गए। कायरो यहाँ पे अपने कॉलेज के एडमिशन के एक सवाल से परेशान थी। इसमें उसे अपने जीवन के एक अचीवमेंट के बारे में बताना था। वो दोनों काफी डिस्कस करती है और तभी विन्नी ने कहा कि तुम्हें अपने टीचर से अफेयर कर लेना चाहिए और फिर उसके बारे में लिख देना। कायरो कहती है कि जॉनथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है। विन्नी कहती है कि ये सब अब नॉर्मल है। वो बोलती है कि जॉनथन एक इंटेलिजेंट आदमी है, वह तुम्हें क्लास में घूरता रहता है। कायरो ये सब सुन के शर्माने लगती है। उसका इंटरेस्ट जॉनथन पर होने लगा। अगले दिन से कायरो जॉनथन को घूर घूर कर देखने लगी। जॉनथन उसके पास आता है और कहता है, मुझे स्कूल के बाद मिलना। क्लास के बाद जॉनथन बोरिस को डिनर के लिए इनवाइट करता है। बोरिस यहाँ से डांस करता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद जॉनथन भी वहाँ डांस करने लगा। तभी वहाँ कायरो आ जाती है और वो जॉनथन को डांस करता देखकर हंसने लगती है। इसके बाद दोनों बात करने लगते हैं। जॉनथन चाहता था कि कायरो अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो उसे पसंद हो। अगर वह ऐसा करती है तो जॉनथन उसे उसकी मिड टर्म परीक्षा में पूरे अंक देंगे। कैरो ने तुरंत सहमति दे दी। उसने जॉनथन से कहा कि उसने आपकी किताब भी पढ़ी है। कैरो ने भी कई बार उसकी किताबों की लाइनों को उसी तरह याद किया जैसे जॉनथन करता था। जॉनथन ने ये देखकर प्रभावित होकर कैरो को इस वीकेंड एक जगह आने का निमंत्रण दिया जहाँ वे उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। रात में जॉनथन और उसकी पत्नी बेट्रिस डिनर के लिए गए। यहाँ विन्नी उनका ऑर्डर लेने आई। बेट्रिस ने जॉनथन से पूछा कि क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? जॉनथन ने कहा, नहीं, वह कैरो है। लेकिन ये साफ था कि बेट्रिस को जॉनथन की कैरो में दिलचस्पी से जलन हो रही थी। उसने अपनी नाराजगी निकालने के लिए जॉनथन को बोरिस के सामने अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आप में सही विचार अब नहीं रह गए हैं। आपने कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा। आप सिर्फ एक साधारण शिक्षक हैं। वीकेंड पर कैरो उस जगह पहुंची जो जॉनथन ने बताई थी। जॉनथन उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचे और उसके बगल में बैठ गए। यहाँ एक आदमी ने एक कविता का पढ़ना शुरू किया। जॉनथन ध्यान से कविता सुनने लगे और कैरो जॉनथन को देख रही थी। कविता के बाद कैरो बाहर आए और सिगरेट जलाई। जॉनथन ने भी उसके साथ सिगरेट शेयर किया। अगले दिन कैरो उसके सामने आई। वे दोनों और करीब आ रहे थे। क्लास जाते समय जॉनथन को उसकी पत्नी से बाहर जाने के बारे में एक संदेश मिला। क्लास में कैरो ने जॉनथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया जिसकी शैली में वह कहानी लिखेगी।
जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। जैसे ही वह चला गया, विन्नी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और कैरो को चिढ़ाने लगी। बोरिस जोनाथन से मिलने आए। विन्नी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन यहाँ कैरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ बिजी हो जाती है। तभी जोनाथन के पास एक कॉल आता है, और ये कॉल काइरो का होता है। गलती से जोनाथन काइरो का फोन लेकर आ गया था, और इसके बाद जोनाथन काइरो का फोन देने उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वहाँ बारिश होने लगती है। तभी काइरो वहाँ ड्रेस बदल कर आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वो किस करते हैं। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ जोनाथन को काइरो की तरफ से एक मैसेज आता है। तभी जोनाथन की पत्नी कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद वहाँ से जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला जाता है। इसके बाद काइरो की भेजी हुई स्टोरी का प्रिंट आउट निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। इसमें जोनाथन और काइरो के बारे में लिखा होता है। अगले दिन क्लास में जोनाथन आता है, और अब वो काइरो को वैसे नहीं बुलाता है जैसे पहले बुलाता था। काइरो ने पूछा क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पसंद नहीं आई, उसमें बहुत ज्यादा गलत बातें हैं। काइरो ने कहा स्टोरी में मैंने हमारे बारे में लिखा है, पर जोनाथन साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट है। ये सुनकर काइरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन कहता है कि तुम स्टोरी दोबारा लिखो, नहीं तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। काइरो कहती है मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। इसके बाद काइरो कहती है कि दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। इसके बाद काइरो रोते हुए घर जाती है और विन्नी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन भी यहाँ परेशान होता रहता है। उसकी वाइफ के पूछने पर जोनाथन काइरो की लिखी हुई स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी के बारे में सुनकर बेट्रिस रोमांटिक हो जाती है। तभी वहाँ बोरिस आ जाता है। दूसरी तरफ काइरो और विन्नी बात कर रहे थे। काइरो विन्नी को बताती है कि जोनाथन बस उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था। काइरो अपना ध्यान भटकाने के लिए विन्नी से कहती है कि विन्नी बोरिस को मैसेज करो, और अब वो बोरिस को परेशान करने लगी, पर विन्नी की बातों से बोरिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी ड्रेस उतारकर फोटो खींचती है और बोरिस को फोटो भेजती है। इसके बाद बोरिस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोनाथन के स्कूल से फोन आता है बेट्रिसो के पास, और उसे काइरो और जोनाथन के बारे में उसे सब पता चल जाता है। वो जोनाथन से पूछती है कि तुम्हारे और काइरो के बीच क्या चल रहा है। जोनाथन ने साफ मना कर दिया। अगले दिन जोनाथन और काइरो प्रिंसिपल के सामने होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल उनके बीच के संबंध के बारे में पूछती है। काइरो ने यहाँ साफ साफ बता दिया कि जोनाथन ने मुझे एक स्टोरी लिखने को कही। इसके बाद हमें सिगरेट पिया और एक दूसरे के साथ साथ रहे। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल सब समझ जाती है और जोनाथन को स्कूल से निकाल देती है। स्कूल के बाहर जोनाथन से बोरिस मिलता है। वह कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था, और अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। घर पहुंचने के बाद जोनाथन ने बीट्रिस को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी बीवी को उस पर शक होने लगता है। वो फिर से उससे पूछती है कि क्या तुमने काइरो के साथ कुछ किया, तो जोनाथन फिर से मना कर देता है। उसकी बीवी फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में काइरो के लिए कुछ फीलिंग है। जोनाथन कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनवाने लगते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जोनाथन की बीवी उसे डिवोर्स देने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ विन्नी काइरो से मिलती है। वो उससे कहती है कि तुमने जो कुछ जोनाथन के साथ किया वो गलत है, लेकिन इस बात से काइरो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल अब वह जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। काइरो ने इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया। इसके बाद काइरो कहती है कि जोनाथन के पास न ही उसकी नौकरी है, न ही उसकी वाइफ है। अब अकेले जोनाथन क्या कुछ लिख पाएगा। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।